आदाब। चलिए सीधा आज के मौजू पर आते हैं। आज हम एक निहायत ही दिलचस्प कहानी का जायजा लेने वाले हैं। हम स्टोरी फैक्ट्स नाम के चैनल की तरफ से पेश किए गए 1965 की पाक भारत जंग के उस मखसूस बयानिए, उस नैरेटिव का तज्जिया करेंगे जो उन्होंने अपनी पेशकश में बुनियाद बनाया है। आखिर ये कहानी बुनियादी तौर पर किन दावों पर खड़ी है? आइए मिलकर इसकी गहराई में उतरते हैं। इस तज्जिए को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 4 वाज़ेह हिस्सों में बांट दिया है। पहला, सितंबर का अचानक हमला। दूसरा, जंगी हिकमत अमली और कुर्बानियाँ। तीसरा, गैबी मदद के दावे। और चौथा, वो फासला जो कभी तय न हो सका। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सितंबर का अचानक हमला यानी सुबह सादिक का वार। स्टोरी फैक्ट्स ने इस वाक़े की एक बड़ी ठोस टाइमलाइन बनाई है। उनके मुताबिक 6 सितंबर की सुबह सादिक से भी पहले बिल्कुल अचानक बगैर किसी इश्तियाल के हमला किया गया। सुबह की रोशनी फैलने तक सीधा लाहौर निशाने पर था और ये पूरी जंग, जैसा कि सोर्स बताता है, ठीक 19 दिन तक जारी रही। ये अचानक और बेखबरी का हमला ही दरअसल इस पूरी कहानी का बुनियादी नुक्ता है। यहाँ सोर्स ने एक इंतहाई अहम दावा पेश किया है, एक भारतीय जनरल का वो मशहूर बयान जहाँ ये तवक्का जाहिर की गई थी कि सुबह की चाय लाहौर में पिएंगे। ये जुमला अपने आप में उस हद से ज़्यादा एतमाद को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि हमला करने वालों को लगता था ये तो बस चुटकी बजाने का काम है। और यही वो पॉइंट है जहां तवक्को और हकीकत आपस में टकराते हैं। एक तरफ ये तवक्को थी कि बस कुछ ही घंटों में लाहौर फतह हो जाएगा, और दूसरी तरफ वो हकीकत जो सोर्स ने पेश की कि इस अचानक पेशकदमी को पाकिस्तानी फौज ने मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया, वहीं रोक दिया। इन दोनों बातों के दरमियान जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, वही इस सोर्स की कहानी की जान है। सोर्स इस बात पे बड़ा जोर देता है कि दिफा करने वालों के सामने चैलेंज कितना बड़ा था। सोचिए ज़रा, एक बहुत बड़ी फौज और ख़ास तौर पर लाहौर पर कब्जा करने के लिए 500 टैंक्स का सैलाब। और सबसे बड़ी बात जो हाईलाइट की गई है वो ये कि दिफा करने वाले शुरू में बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने वाला है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, हिकमत अमली और कुर्बानियाँ यानी फ्रंट लाइन का दिफा कैसे हुआ। इस हिस्से में स्टोरी फैक्ट्स 2 इंतहाई गैर मामूली दिफाई इक़दामात को सामने लाता है। एक तरफ आबदोज़ गाज़ी का जिक्र है, जिसने बिल्कुल अकेली दुश्मन की बहरी फौज का रास्ता रोककर उनके इरादों पर पानी फेर दिया, और दूसरी तरफ तोप खाने की वो निशानेबाजी जो फ्रंट लाइन से 10 किलोमीटर आगे जाकर बिल्कुल दुरुस्त निशाने पर लगती है। सोर्स ने इन रवायती हथियारों को किसी सुपर वेपन से कम नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ सबसे चौंका देने वाला दावा 15 के इस अदद का है। सोर्स का कहना है कि फ्रंट लाइन पर बिल्कुल नाकाबिले यकीन तरीके से दुश्मन के 15 टैंक्स तबाह किए गए। लेकिन सवाल ये है कि इन्हें तबाह किया कैसे गया। ये वो पॉइंट है जहां सोर्स अजीम कुर्बानी का जिक्र करता है। उनका दावा है कि दुश्मन के टैंक्स की उस लहर को रोकने के लिए सिपाहियों ने आखिरी रास्ता चुना। उन्होंने बारूद यानी बम अपने जिस्मों से बांधे और खुद को सीधा टैंक्स के ट्रैक्स के आगे बिछा दिया। ये मिसाल इस बात को साबित करने के लिए पेश की गई है कि मैदान में जज्बा और जुनून किस उरूज पर था। एक और निहायत पुरतनाव वाक़या टॉप खाने का पेश किया गया है। सोर्स के मुताबिक पहले फ्रंट लाइन से फायर की कॉल आती है, फिर ठीक 14 मिनट की एक ऐसी ताख़ीर होती है जिसमें सांसें रुक जाएं। जब लगता है कि सब ख़त्म हो गया, तब अचानक गोले गिरते हैं, और कहाँ गिरते हैं? बिल्कुल ठीक दुश्मन के टैंक्स के दरमियान, जहाँ उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता था। ये 14 मिनट की बेचैनी और फिर वो मुकम्मल निशाना, सोर्स इसे आम जंगी महारत से कहीं बढ़कर पेश करता है। और अब यहाँ से हमारा तज्जिया एक बिल्कुल नई और थोड़ा हैरानकुन रुख इख्तियार करता है। तीसरा हिस्सा, गैबी मदद के दावे यानी मावराए फितरत अनासिर। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से समझना ज़रूरी है। स्टोरी फैक्ट्स ने अपनी कहानी को सिर्फ ज़मीनी फतह तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसमें मजहबी हवाले और अकायद शामिल कर दिए हैं। सोर्स इन वाक़यात को महज अच्छी किस्मत नहीं कहता, बल्कि उन्हें सीधा खुदा की तरफ से भेजे गए मौजज़ात करार देता है। यहाँ तक दावा किया गया है कि सफ़ेद लिबास में मलबूस फरिश्तों ने बाकायदा जंगी मैदान में उतरकर फ़ौज की हिमायत की। अपने इन दावों को तक़वियत देने के लिए कुछ मखसूस गवाहियाँ पेश की गई हैं, जैसे कि मशहूर मुसन्निफ
ممتاز مفتی کا یہ بیان کہ انہوں نے میدان جنگ میں باقاعدہ روحانی شخصیت اور صحابہ کو دیکھا، اور ایک اور دلچسپ واقعہ پیش کیا گیا جس میں دشمن کے ہوائی جہازوں کے پائلٹس کو بم گراتے وقت ایک پل کے بجائے کئی پل نظر آنے لگے۔ اس نظر کے دھوکے نے انہیں بالکل الجھا دیا اور وہ ٹھیک نشانے پر حملہ ہی نہیں کر سکے۔ ان غیبی مدد کے دعووں کو مزید پختہ کرنے کے لیے سورس نے نمبرز کا بڑا زبردست استعمال کیا ہے۔ جیسے راولپنڈی پر ہونے والے ایک شدید ہوائی حملے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہاں تقریباً 40 بم گرائے گئے ہیں۔ 40! یہ ایک ایسا نمبر ہے جو اکیلے ہی کسی شہر میں تباہی پھیلانے کے لیے کافی ہے۔ مگر حقیقت کیا ہوئی؟ سورس کہتا ہے کہ ان 40 میں سے حیرت انگیز طور پر صرف 4 یا 5 بم بھی پھٹ سکے، باقی سب کے سب نکارہ ہو گئے۔ سورس نے اس بات کو آسمانی حفاظت کی سب سے پختہ دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے۔ چلیے آسمانوں اور روحانی معجزاتوں سے واپس تھوڑا زمین پر آتے ہیں۔ چوتھا اور آخری حصہ، وہ فاصلہ جو طے نہ ہو سکا، یعنی ایک رکی ہوئی پیش قدمی۔ ایک بالکل عام سا معمولی سا سڑک کا سائن بورڈ جس پر لکھا تھا لاہور 14 میل۔ اس سورس مٹیریل نے اس بورڈ کو ایک چھوٹی سی تصویر نہیں بلکہ ایک عظیم نفسیاتی ہتھیار کے طور پر پیش کیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ سائن بورڈ پیش قدمی کرنے والی فوج اور ان کے افسران کے لیے شدید ذہنی اذیت اور ایک بہت بڑی جھنجھلاہٹ کا سبب بن گیا تھا۔ سورس اس بچے ہوئے فاصلے کو بڑا ہی جذباتی رنگ دے کر 14.2 خونی میل کہتا ہے۔ یہ فاصلہ کوئی عام سڑک کا فاصلہ نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی فولادی دیوار بن گیا جسے پار کرنا ٹینکس اور ہزاروں فوجیوں کے وجود کے باوجود ناممکن ہو گیا تھا۔ اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے یہ آخری قول واضح ہوتا ہے: دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ تو ان تمام باتوں کے بعد ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جنگی میدان کی شدید قربانیاں اور یہ غیبی معجزات کے دعوے دونوں مل کر کسی قوم کی تاریخی سوچ کو کیسے تشکیل دیتے ہیں؟ کیا واقعات کو صرف حقائق زندہ رکھتے ہیں یا ان کے ارد گرد بنی گئی جذباتی اور روحانی کہانیاں انہیں ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ آج کی اس گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اگلی بار ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔